नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भ्रष्टाचार, करप्शन। यह विशेषतः कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है। इसके अलावा सभी व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है, क्योंकि आज के समय इस भ्रष्टाचार ने जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है और उसके अंदर आपकी क्या भागीदारी हो सकती है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं भ्रष्टाचार क्या है, इसके क्या दुष्परिणाम है, इसके अलावा इसको रोकने के क्या उपाय, इन सब पे हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी जो इसी तरह के रोचक वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सभी तक इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनमें भी जागरूकता पनप सके। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भ्रष्टाचार यानी करप्शन। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? यानी भ्रष्ट आचरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर बनता है। भ्रष्ट आचरण, इसका अर्थ है कि ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित है। ध्यान देना, अनैतिक भी है और अनुचित भी है। यानी जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था में मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। यानी इसमें उस व्यक्ति के स्वार्थ निहित हो जाते हैं और जो नियम हैं, जो न्याय व्यवस्था के अंदर नियम बना रखे हैं, उन नियमों के विरुद्ध वह कोई भी कार्यवाही करता है, वो जो भी काम करता है वो उन नियमों के विरुद्ध है। तो ऐसा जो आचरण है वो भ्रष्टाचार, और वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है जो उसे खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार का अर्थ है कोई व्यक्ति अपना संगठन अपने निर्धारित कानूनी दायरे से परे जाकर अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति अथवा संगठन को लाभ पहुंचाने तथा बदले में धन अथवा सुविधाएं प्राप्त कर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाए। ध्यान देना, यहाँ पर क्या कहा कि वो जो भी अनुचित काम कर रहा है इसके बदले में या तो वो कुछ धन प्राप्त करता है या कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है, और इनसे क्या होगा, जो पब्लिक को नुकसान होता है। चलिए आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से चुनाव में व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले चंदे से प्रारंभ होता है। ये आप देखते आते हैं, जो व्यापारी हैं चुनाव के अंदर नेताओं को चंदा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए अपने और प्रत्याशी में प्रचार प्रसार हेतु धन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दलों को अपने इस कार्य के लिए जो धन प्राप्त होता है वह बड़े औद्योगिक घराने और व्यापारियों से मिलता है। इस प्रक्रिया के कारण चुनावों के पश्चात सत्ता में आने वाले दलों से व्यापारिक घराने और औद्योगिक संस्थान अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, और यहीं से प्रारंभ होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले खरीद, अनुदान, निर्माण, लाइसेंस, परमिट आवंटन, ऋण, नियुक्ति, स्थानांतरण आदि सभी क्षेत्रों में, और आजकल तो हर एक बिंदु जो है उसके ऊपर भ्रष्टाचार आपको मिल जाता है। ऐसी कोई भी व्यवस्था के अंदर जगह नहीं मिलती है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं पनपा है। सभी जगह भ्रष्टाचार हो चुका है, और इस भ्रष्टाचार ने हमारी अर्थव्यवस्था को एकदम खोखला कर दिया है, दीमक की तरह लगा हुआ है। और इसकी मुख्य जड़ इन्होंने क्या बताई है, ये आपके राजनेता हैं। और ये राजनेता अपने चुनाव के लिए जिस तरह से पैसा लेते हैं व्यापारियों से, और ये पैसा लेने के पश्चात जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो ये व्यापारी इनसे अनैतिक काम करवाते हैं, अनुचित अनैतिक काम करवाते हैं। अच्छा, अब इसके परिणाम क्या होते हैं? भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों पर अगर निगाह डाली जाए तो ये अत्यधिक भयावह और डरावने लगते हैं। इस व्यवस्था से उपजने वाले कुछ परिणाम देख लेते हैं, इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर घटिया होता है तथा अनेक बार ये कार्य केवल कागजों में ही होकर रह जाते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ कागजों में होते हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता है, और इनका जो स्तर होता है बहुत ही निम्न स्तर होता है। बहुत सारे सरकारी निर्माण कार्य आप देखे होंगे चल रहे हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा होता है, इसके अलावा इसके निर्माण के लिए क्या मानदंड है, किसी को कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ सार्वजनिक नहीं की जाती है।
तो इसके अंदर जो कार्य हो रहा है बहुत ही घटिया स्तर का होता है। फिर अगला जो दुष्परिणाम है, योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर भी नहीं मिल पाते इससे, यानी भ्रष्टाचार से अयोग्य व्यक्ति ही सिस्टम में आ जाते हैं। तीसरा जो दुष्परिणाम है, गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यानी इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम होता है गरीब व्यक्तियों, क्योंकि उनके लिए जो भी योजनाएं आती हैं उनको सभी वो हड़प लेते हैं और उन तक उनका कुछ हिस्सा ही पहुंच पाता है। आगे देखते हैं, समाज में आर्थिक विषमता पनपती है, इससे गरीब और अमीर की खाई अधिक चौड़ी होती जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात जिस तरह से गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई बढ़ती गई है, और उसका एक मुख्य कारण क्या रहा है, ये भ्रष्टाचार ही रहा है। पांचवा अगर दुष्परिणाम देखें तो काले धन का अंबार लगता है, इस कारण देश की अर्थव्यवस्था पंगु बन जाती है। यानी इन लोगों के पास, जो अमीर वर्ग है, इनके पास जो अथाह संपत्ति एकत्र हुई है वो कोई भी नैतिक कार्य या उचित कार्य से नहीं हो रही, सारे अनैतिक कार्यों से, और इस तरह की संपत्ति है वो काला धन है, और ये काला धन हमारी अर्थव्यवस्था को पंगु बना रहा है। फिर छठा दुष्परिणाम देखें तो बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है इससे। फिर आगे देखें तो आम आदमी का सरकारी तंत्र पर विश्वास घटता जा रहा है। सरकारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया है कि आम आदमी जो है वो हर एक सरकारी कार्य के अंदर अविश्वास जाहिर करता है, कारण उनको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार है और इसीलिए ये अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। और अंतिम अगर दुष्परिणाम देखें तो उच्च स्तरों पर पनपने वाला भ्रष्टाचार निचले स्तर के कर्मचारी को निकम्मा और कामचोर बना देता है। सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट काम होता है वो ऊपरी स्तर पर होता है, और उस स्तर का असर जो है नीचे आता है, क्योंकि नीचे जो निष्ठावान कर्मचारी हैं उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती आदेश थोपे गए हैं, क्योंकि इसका जो काम करने का पैटर्न हमारा है उसको इन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार के कारण बदल दिया है। तो नीचे वाले जो कर्मचारी होते हैं, अगर वो योग्य भी होते हैं, तो उनको इस सिस्टम ने निकम्मा और कामचोर बना दिया है। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। ये प्रश्न भी आया हुआ 2019 की बोर्ड परीक्षा में। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए हुए हैं, इनके अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक कानून सबसे महत्वपूर्ण है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपा गया है। ध्यान देना, कौन सा विभाग है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो। ब्यूरो के अधिकारी किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होते ही कार्रवाई करते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप जो भ्रष्टाचार की शिकायत जो होती हैं कहाँ पर दर्ज होंगी, ये ACB के पास दर्ज होती हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो। जो ये भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है उसकी रेड करने के लिए जो जाते हैं, पकड़ने के लिए जो जाते हैं, तो वो ACB के अधिकारी जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी शिकायत आ गई तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलवाते हैं। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सतर्कता आयुक्त प्रणाली भी लागू की गई है। यह है आपके विजिलेंस कमीशन, और इसका अधिकारी होता है विजिलेंस कमिश्नर। भारत में जो सबसे बड़ा इसका अधिकारी होता है उसको CVC बोलते हैं, विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त। और इसका जो कार्यालय होता है राज्य स्तर पर भी होता है और प्रत्येक विभाग में भी होता है। आगे देखते हैं हम, इस प्रणाली के अंदर प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को सतर्कता अधिकारी बनाया जाता है, यानी विजिलेंस ऑफिसर बनाया जाता है। यह अधिकारी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। इस संदर्भ में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए, इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी जो विभाग है उस विभाग के अंदर अधिकारी नियुक्त है, इसके अलावा हमको क्या करना है, प्रक्रियाओं में किस तरह से बदलाव करना है, इन सारी चीज़ों को अगर हम अपनाएंगे और तंत्र अपनाएगा और हम इन चीज़ों को अपनाने के लिए उनके ऊपर दबाव डालेंगे तो जरूर भ्रष्टाचार कम होगा। चलिए हम इन चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला जो सुझाव दिया है वो नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रियाओं और गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। हम नहीं समझते कि सिस्टम यानी सरकारी सिस्टम में जो भी काम हो रहा है उसके अंदर जो निर्णय हो रहे हैं, जो प्रक्रियाएं हैं,
उन सब के बारे में हम जानें। कहीं पर भी आपके पास में अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, आप उसका पता करें कि इसके लिए कितने रुपए सैंक्शन हैं। इसके अलावा इसके निर्माण के लिए जो मानदंड हैं, क्या वो मानदंड पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उनके अंदर आपको लगता है मानदंडों में कुछ त्रुटियां हैं, तो आप उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दें। अगर आप उदासीन हो जाएंगे तो यह तंत्र जो है और फल फूलता रहेगा और नुकसान हमारा ही होगा। तो इसके लिए हमारा ये दायित्व होता है कि हम इन सारी चीज़ों का पूरी तरह से ध्यान रखें। अगला जो उपाय बताया है, दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया द्वारा कठोर दंड दिए जाने का प्रावधान हो। यानी जो व्यक्ति यानी जो अधिकारी इस व्यवस्था के द्वारा दंडित हो जाता है और उसके लिए जो प्रक्रिया है अभी वो बहुत स्लो है। यानी किसी को ट्रैप कर लिया, यानी ट्रैप करने का नाम आप बार बार सुनते हैं, यानी उसको रंगे हाथों, यानी भ्रष्टाचार, यानी उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो उस स्थिति में उसके लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है बहुत स्लो है और इसके कारण क्या होता है, वो व्यक्ति जो है दोबारा सिस्टम में आ जाता है और दोबारा आने के बाद में भी वो भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त हो जाता है। तो ये फास्ट होनी चाहिए प्रक्रिया। तीसरा जो उपाय बताया, सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए, अधिकांश मामले पारदर्शी रहें। यानी वहाँ जो निर्णय होते हैं, प्रशासनिक स्तर पर जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों को आम जनता तक पहुँचने में बहुत लंबा समय लगता है या कई बार तो उनका पता ही नहीं लगता है। तो सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्णय हो रहे हैं उनका शीघ्र जनता तक पहुँच सुनिश्चित करवाएं या निर्णय से पहले जनता से कुछ सुझाव लिए जाएं। तो ये पारदर्शी प्रक्रिया जो है ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। उसके अलावा ये गोपनीयता जो को मैटर है इसको भी ओपन करना चाहिए। फिर चौथा जो उपाय बताया, भ्रष्ट लोक सेवकों की गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त कर लेनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है और उनकी जो संपत्ति का आकलन होता है, उस संपत्ति का आकलन करने के बाद में ये लगता है कि इसकी पेमेंट के द्वारा इतनी संपत्ति एकत्र नहीं कर सकता है, तो ये जो संपत्ति है ये इसने अनैतिक तरीके से इकट्ठी की है, तो उस संपत्ति को जब्त करना चाहिए। और जनता को इसका मैसेज जब मिल जाएगा कि इस अधिकारी की ये जो अवैध संपत्ति थी पूरी तरह से सरकार ने जब्त कर ली है, तब जनता को भी एहसास होगा। उसके अलावा उसके जो साथी अधिकारी हैं उनको भी पता लगेगा कि जो प्रक्रिया है बहुत फास्ट है और इस प्रक्रिया से अगर कोई भी इस प्रक्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति या अफसर जो है इसमें जाएगा तो उसको वास्तव में ही नुकसान होगा, लेकिन होता ऐसा बहुत कम है। इसके कारण उनको भी ये लगता है कि अगर हम ट्रैप हो भी जाएंगे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं हम। उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय त्वरित गति से नीचे तक पहुंचने चाहिए। यानी इसके अंदर बहुत सारे अफसर जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद में उनकी जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो इस तरह से फाइलों में उलझ जाती है कि वहाँ से स्वीकृति होगी, इसकी स्वीकृति वहाँ से आएगी। अगर आपके आईएएस अफसर हो गया तो बोले इसकी स्वीकृति आपके केंद्र से मिलेगी। यानी बहुत सारे ऐसे पेचीदे मामले होते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके ऊपर तुरंत एक्शन जो है प्रभावी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो इन नियमों को सरल करने की आवश्यकता है। इसके बाद में छठा जो उपाय सुझाया है इसमें दिया है, सार्वजनिक महत्व के पदों पर संदिग्ध आचरण वाले लोक सेवकों को पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अफसर होते हैं जो मीडिया के द्वारा या अन्य बातों से ये जाहिर हो जाता है कि इसका आचरण जो है बेहतरीन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको उन उच्च पदों पर पदस्थापित कर दिया जाता है और वो वास्तव में भ्रष्टाचार में पहले भी लिप्त हुए हैं और बाद में भी लगने के बाद में भी बहुत सारे उनके ऊपर आक्षेप लगते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को लगाने से सरकार को भी परहेज करना चाहिए और जनता को भी सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को आप क्यों लगा रहे हो। फिर सातवां जो उपाय सुझाया है, बेनामी सौदा निषेध अधिनियम 1988 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यानी ये आपके जो बेनामी सौदा निषेध अधिनियम, यानी बहुत सारे अफसर, नेता या व्यापारियों के पास संपत्ति इतनी अथाह इकट्ठी हो जाती है कि उनका अगर वास्तव में आकलन हो
तो उस आकलन का ब्यौरा उन्होंने आज तक किसी भी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो भी विभाग है उनको पहुंचाया नहीं। इसका मतलब उन्होंने जो संपत्ति है वो पूरी बेनामी है। तो उस संपत्ति का क्या किया जाए, और उसके लिए स्पष्ट प्रावधान इसके अंदर होने चाहिए थे, लेकिन ये जो प्रावधान है इनमें कुछ खामियां भी थी और इनको सरकारों ने अभी तक प्रभावी रूप से लागू भी नहीं किया है, क्योंकि लागू करने वाले खुद भी इसके फेर में फंसेंगे। इसीलिए इनके ऊपर क्या है, पूरा घालम घाल चलता आ रहा है, और इसीलिए क्या है, ये लोग जो हैं इनके पंख और ज़्यादा फैलते जाते हैं। फिर जो अंतिम सुझाव बताया है, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। यानी नेताओं के पास और दलों के पास जिस तरह से चंदा एकत्र होता है, यानी जो व्यापारी इनको चंदा देते हैं, इस चंदे का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, क्योंकि ये जो चंदा है यही वास्तव में भ्रष्टाचार के बाद में जड़ सिद्ध होता है। क्योंकि ये इस चंदे की बदौलत सरकार के अंदर जब कोई दल पहुंच जाएगा तो उससे ये अनैतिक और अनुचित काम करवाएंगे, और इनका मकसद भी चंदा देने का यही होता है। तो ये सारी बातें थी। इन बातों के ऊपर अगर अमल अब भी प्रारंभ हो जाए तो हो सकता है भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम होगा। और जिस तरह से वर्तमान तक भ्रष्टाचार चलता आ रहा है, और उस भ्रष्टाचार के कारण हमने देखा कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था जो है खोखली होती जा रही है, और आगे भी ऐसा लगता है कि इसके अंदर सुधार की बहुत कम गुंजाइश है। तो आप अगर जागरूक होंगे तो हो सकता है आपकी जागरूकता आने वाले पीढ़ियों के लिए मददगार हो। धन्यवाद। जय हिंद।